नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज हम बात करने वाले हैं डीजल जनरेटर और इन्वर्टर जनरेटर में डिफरेंस के बारे में। हमारे जितने भी नॉर्मल जनरेटर हैं या डीजल जनरेटर हैं जिसे हम डीजी कहते हैं, इससे इन्वर्टर जनरेटर काफ़ी डिफरेंट होता है। हालांकि ये दोनों ही जनरेटर फ्यूल से चलने वाले जनरेटर हैं जो तेल को जलाकर बिजली पैदा करते हैं। लेकिन इन्वर्टर जनरेटर एकदम नई टेक्नोलॉजी का जनरेटर है। इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए हैं। इसी का अपग्रेड वर्जन जो है वो आपका इन्वर्टर जनरेटर है। तो इस जनरेटर में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट किया गया है, इन सभी पॉइंट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। साथ ही साथ यह जो इन्वर्टर जनरेटर है वो एग्जैक्टली है क्या, ये कैसे काम करता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इसके फायदे और नुकसान के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको ये सारी बातें जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, जब भी हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि हमने नई टेक्नोलॉजी बनाई है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पहले की पुरानी टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ ना कुछ कमी है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को ही हमने सोल्व किया है और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना ही नई टेक्नोलॉजी कहलाता है। और जो चीज़ दुनिया के सामने पहली बार बन के सामने आती है उसे हम इन्वेंशन या आविष्कार कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी यानी कि जो डीजल जनरेटर है उसमें क्या प्रॉब्लम थी। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि जो डीजल जनरेटर है जो हमें डीजल इंजन से बिजली पैदा करके दे रहा है वो पूरी तरह से क्लीन एंड प्योर नहीं है। अगर आप इसके आउटपुट को ऑसिलोस्कोप से चेक करेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा और इसमें वोल्टेज भी एक्यूरेट नहीं मिलेगा। अब इस तरह के पावर से अगर हम अपने घरों का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चलाते हैं तो जो हेवी लोड है जैसे फैन, कूलर, मोटर वगैरह, जो इंडक्टिव लोड है वह तो चल जाएगा। पर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें सेमीकंडक्टर यूज किया गया है ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होती हैं जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बार बार कम या ज़्यादा होने की वजह से ख़राब हो सकती हैं। जैसे आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल चार्जर, एलईडी बल्ब। आजकल हम जो इन्वर्टर और एसी फ्रिज भी खरीदते हैं उसमें भी सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। तो ये इक्विपमेंट भी हम नॉर्मल जनरेटर से नहीं चला सकते हैं। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि हम जो पुराने जनरेटर काम में ले रहे थे उसमें फ्रीक्वेंसी कैसे बदल जाती है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो आप कमेंट करिए। अगर आपके खूब सारे कमेंट आते हैं तो फ्रीक्वेंसी पे मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, आपको पता ही है कि इंडिया में हम जो इलेक्ट्रिसिटी काम में लेते हैं वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर जनरेट की जाती है और यूएसए, ब्राज़ील, कनाडा, कोलंबिया जैसे कई पश्चिमी देशों में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाता है। तो जिस भी कंट्री में हम जितनी फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे होते हैं उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी डिजाइन किए जाते हैं। तो जनरेटिंग साइड से अगर आप देखेंगे तो जो जनरेटर का रोटर एक सेकंड में कितनी बार रोटेट कर रहा है वही हमें ये बताता है कि जनरेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो दोस्तों, ये जो फ्रीक्वेंसी है वह जनरेटर की रोटर की स्पीड पर डिपेंड करती है। अगर 2 पोल का जनरेटर है और हमें 50 हर्ट्ज चाहिए तो जनरेटर के रोटर को एक सेकंड में 50 बार रोटेट करवाना पड़ेगा। अगर आपका जनरेटर 4 पोल का है तो NS इजिकल टू 120F/P, इस फार्मूले से आप रोटर की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो। अगर हम RPM की बात करें तो मान लीजिए हमारा जनरेटर 3000 RPM पर रोटेट कर रहा है जो कि उसकी कांस्टेंट स्पीड है और जनरेटर को हमेशा इसी स्पीड पर रोटेट करना पड़ेगा अगर उसको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बिजली पैदा करनी है तो। लेकिन नॉर्मल डीजल जनरेटर को कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट करवाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि जैसे ही रनिंग जनरेटर पर आप थोड़ा सा भी लोड और कनेक्ट करते हैं तो अचानक से इसके रोटर की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। अब ये कैसे होता है इसको अगर आपको समझना है तो मान लीजिए एक घर या ऑफिस में आप जनरेटर को काम में ले रहे हो और आपके लोड के साथ एसी, फ्रीज और ऑटोमेटिक कट ऑफ होने वाले कुछ इक्विपमेंट चल रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि आपका फ्रीज और एसी हमेशा चलते रहते हैं। आपने जो रूम का टेम्परेचर सेट किया है उसी के अकॉर्डिंग ये इक्विपमेंट चालू और बंद होते रहते हैं और आपके रूम का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो एसी अपने आप से आपके रूम टेम्परेचर को ठंडा करने लगती है और जैसे ही एसी चालू होगी उस कंडीशन में आपके जनरेटर पर लोड पड़ता है तो अचानक से उसके रोटर की स्पीड कम हो जाती है और कुछ देर चलने के बाद जब एसी बंद होगी तो जनरेटर के रोटर की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आपके नॉर्मल जनरेटर की फ्रीक्वेंसी बार बार में बदलती रहती है। कहने का मतलब ये है कि इस जनरेटर से हमें फ्रीक्वेंसी कभी भी कांस्टेंट नहीं मिलेगी। अब आपके दिमाग में दूसरा सवाल ये आ रहा होगा कि इस जनरेटर के साथ ऐसा हो रहा है तो जो जनरेटिंग स्टेशन पर बड़े बड़े जनरेटर होते हैं उनके साथ में भी ऐसा ही होना चाहिए। वहाँ पर भी जनरेटिंग स्टेशन पर अचानक लोड कनेक्ट होता है तो उसकी स्पीड भी चेंज होनी चाहिए। तो दोस्तों, वहाँ भी सेम ऐसा ही होता है। ना तो फॉर्मूला रॉन्ग होता है और ना ही साइंस का कोई कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो सकता है। लेकिन जनरेटिंग स्टेशन पर हम रोटर के RPM को मैनेज कर सकते हैं
क्योंकि जनरेटिंग स्टेशन में जो जनरेटर होते हैं वो काफ़ी बड़ी साइज में होते हैं। उसमें लगे रोटर का वेट भी कई टनों में होता है और उसके रोटर के साथ ही टरबाइन की शाफ्ट भी कनेक्ट रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टोटल स्पिनिंग मास है, जो घूमने वाला पार्ट है, उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है और ये वेट भी 500-600 टन के आसपास होता है। अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो इनर्शिया भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर इनर्शिया बहुत ज़्यादा है तो स्पीड तो चेंज होगी पर इतनी जल्दी नहीं होगी। आप भले ही एक पूरी इंडस्ट्री का लोड तुरंत चालू कर देंगे, वो भी इसको तुरंत स्लो नहीं कर पाएगा। उसको धीमा होने में टाइम लगेगा। इसी दौरान कंट्रोल रूम में बैठी टीम को कंप्यूटर पर तुरंत पता चल जाएगा। वो लोग कंट्रोल रूम में बैठे बैठे ही इसके आरपीएम को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर वहां पर स्टीम टरबाइन है तो उसकी स्टीम प्रेशर बढ़ा देते हैं। अगर पानी से बिजली बना रहे हैं तो पानी का प्रेशर बढ़ा देते हैं। तो वहां पर जनरेटर का आरपीएम मेंटेन करने का टाइम मिल जाता है। पर यह चीज़ डीजल जनरेटर के साथ में इतनी बढ़िया तरीके से नहीं कर पाते हैं जितनी कि जनरेटिंग स्टेशन पर कर पाते हैं। हालांकि ये जनरेटर भी फ्यूल को कम ज़्यादा करके स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश ज़रूर करता है और जैसे ही डीजी पर सडनली लोड आएगा तो उसका आरपीएम बदल जाएगा। अगर आरपीएम बदलेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बदल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये दो चीज़ ही बदल रही है। इन दोनों के वेरिएशन की वजह से जो आउटपुट में वोल्टेज है वो भी बदल रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि E = 4.44 F × N होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और इंड्यूस वोल्टेज ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो आपका इंड्यूस वोल्टेज जो आपको मिल रहा है आउटपुट में वो भी बदलेगा। तो 220 वोल्टेज की जगह आपको 250 भी देखने को मिल सकता है या 270 तक भी पहुंच सकता है या फिर उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। और कई बार लोड की कंडीशन में ये 200, 180 वोल्ट और इससे भी नीचे चला जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाली बिजली से आप अपने घरों के उपकरण कभी भी नहीं चलाना चाहोगे। हाँ, आपके घर में अगर इन्वर्टर बैटरी सिस्टम लगा है तो इसका आपको एडवांटेज मिल सकता है। पहले तो आप बैटरी को चार्ज कर लो, फिर इन्वर्टर के द्वारा उसको कन्वर्ट करके पूरे पावर को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर पहली प्रॉब्लम तो ये है कि आप नॉर्मल जनरेटर का पावर घर में लगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डायरेक्टली काम में नहीं ले सकते हो। और डीजल जनरेटर की दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये फ्यूल इफिशियंट नहीं होता है। और उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर आपका जो जनरेटर है वो 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है तो उस पर आप 4 किलोवाट तक लोड चला रहे हो, या फिर मान लीजिए आपने डीजी पर 70 से 80% लोड जोड़ रखा है, तब तक तो ठीक है, ये आपको ठीक ठाक माइलेज दे देगा। लेकिन आपने इस पर बहुत ही कम लोड कनेक्ट कर रखा है। अगर आप इस पर सिर्फ 2 किलोवाट लोड चला रहे हो, जितनी जनरेटर की कैपेसिटी है उससे भी आधी बिजली काम में ले रहे हो, तो क्या होगा? तो आप सोच रहे होंगे कि डीजी तेल कम खाएगा, तो ऐसी कंडीशन में डीजी का माइलेज बहुत महंगा पड़ेगा। तो दोस्तों, ये डीजी सिर्फ फुल लोड या फिर 80 से 90% लोड में ही इफिशियंट होता है। अब बात करते हैं इन्वर्टर जनरेटर कैसे काम करता है। तो डीजल जनरेटर में जितनी भी प्रॉब्लम थी उन सभी प्रॉब्लम को सोल्व करके इन्वर्टर जनरेटर बनाया गया है। इसको हम ब्रशलेस जनरेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टर जनरेटर को BLDC मोटर के सिद्धांत पर ही डिजाइन किया गया है और इसमें परमानेंट मैग्नेट को यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मैग्नेट होता है। अब बढ़िया क्वालिटी का मैग्नेट है तो जाहिर सी बात है कि इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होगी। BLDC मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है ये आप सभी अच्छे से जानते हो, जिसमें परमानेंट मैग्नेट होती है और वाइंडिंग की हुई रहती है। जब हम इसको घुमाते हैं तो फ्लक्स कट करता है, फिर उसमें वोल्टेज इंड्यूस होता है। ये सब आप अच्छे से जानते हो। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जितनी पावर की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से ये जनरेटर पावर को जनरेट करेगा और उसकी स्पीड भी एडजस्ट होती रहेगी। यानी कि यहाँ पर ऐसा फिक्स नहीं है कि आपके रोटर को 1 सेकंड में 50 बार ही रोटेट करना है। अगर आपने कम लोड कनेक्ट कर रखा है तो ये उसी हिसाब से पावर को जनरेट करेगा और उसी के हिसाब से रोटर की स्पीड होगी। और इसका दूसरा फायदा ये है कि एक तो इसमें स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश जैसा कुछ भी नहीं है और इसमें परमानेंट मैग्नेट की वजह से आवाज़ भी कम होती है। जब इस पे कम लोड होगा तो ये स्लो रोटेट करेगा और जब इस पे लोड आएगा तो इसके आरपीएम बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से ये फ्यूल इफिशियंट भी होता है। और दूसरी चीज़, इस जनरेटर में सेल्फ स्टार्ट के लिए अलग से कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वाइंडिंग और मैग्नेट को यूज करके सेल्फ डायनोमो की तरह इसको स्टार्ट किया जाता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि सिंगल सिलेंडर इंजन के लोड बैलेंस के लिए क्रैंकशाफ्ट पर एक बहुत बड़ा फ्लाईव्हील लगाया जाता है। तो इस जनरेटर में अलग से फ्लाईव्हील लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका जो मैग्नेट से बना हेवी रोटर है वही फ्लाईव्हील का भी काम करता है। तो इससे आपके इन्वर्टर जनरेटर की साइज छोटी और वजन कम हो जाएगा, जिसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। अगर आप पिकनिक या दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने के लिए किसी भी हिल स्टेशन या फार्म हाउस पर जा रहे हो तो इस इन्वर्टर जनरेटर को म्यूजिक सिस्टम और लाइटिंग के लिए गाड़ी की डिग्गी में डालकर बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने की वजह से ये जनरेटर काफ़ी यूज में लिया जाता है। तो दोस्तों, अब आपके दिमाग में फिर से वही सवाल आ रहा होगा कि अगर ये स्लो रोटेट करेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदल जाएगी?
अगर आप कम लोड लगाते हैं तो आपका जो रोटर है वह स्लो रोटेट करेगा, तो वह लो फ्रीक्वेंसी में बिजली को जनरेट करेगा। तो दोस्तों ये बात भी सही है, भले ही इन्वर्टर जनरेटर लो फ्रीक्वेंसी में पावर को जनरेट करता है, बाद में इस पावर को डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद डीसी पावर को रेक्टिफायर सर्किट में भेजा जाता है। कहने का मतलब आप समझिए, इन्वर्टर जनरेटर जो भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है उसको साथ ही साथ डीसी में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि ये जो लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी का झमेला है उसको इस जनरेटर में ख़त्म कर दिया गया है। फिर इस डीसी पावर को वापस से एसी पावर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जनरेटर जो भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है उसको इन्वर्टर सर्किट के थ्रू एसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये जो इन्वर्टर सर्किट है ये प्योर एसी को आउटपुट में जनरेट करता है, और इससे आप अपने घर में लगे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, सेंसिटिव इक्विपमेंट को भी बड़ी आराम से चला सकते हो। तो इस तरीके से इन्वर्टर जनरेटर है वो नॉर्मल जनरेटर से डिफरेंट होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल या डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।